नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लासेस कॉल एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग अभी उत्तर प्रदेश पीसीएस, ऑल स्टेट पीसीएस जैसे एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, उत्तर प्रदेश आरओ आज एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों प्राचीन भारतीय राजवंश और उनके योगदान। आइए इसके बारे में हम जान लेते हैं। प्राचीन काल में भारत पर कई राजवंशों ने शासन किया, जिनमें प्रमुख राजवंश महाजनपद, नंद राजवंश, मौर्य राजवंश, पांड्य राजवंश, चेर राजवंश, चोल राजवंश, पल्लव राजवंश, चालुक्य राजवंश आदि थे, जिन्होंने लंबे समय तक भारत पर शासन किया या भारत की धरती पर शासन किया, कुछ भी कह लो। तो आइए इनके बारे में हम शुरू से जान लेते हैं दोस्तों। जब से राज करने का समय प्रारंभ हुआ महाजनपद काल से, इन सभी की चर्चा करेंगे हम और आज की ही वीडियो में करेंगे। तो आइए जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले महाजनपद, इसका काल 600 ईस्वी पूर्व से 325 ईस्वी पूर्व तक था महाजनपद का काल। महाजनपद का शाब्दिक अर्थ है महान राज्य। प्राचीन भारत में इस प्रकार के 16 राज्य या कुलीन गणराज्य थे, या तो राज्य थे या कुलीन गणराज्य थे। आइए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे एक तरफ महाजनपद है, दूसरी तरफ इसके भौगोलिक क्षेत्र और राजधानी है और अन्य संबंधित विषय भी है। पहला महाजनपद था अंग। यह बिहार के वर्तमान मुंगेर और भागलपुर जिले में स्थित था। इसकी राजधानी चंपा या चंपा नगरी थी। दूसरा महाजनपद अफक या अफमक था। यह दक्षिण भारत या दक्षिणापथ में गोदावरी और नर्मदा नदी के बीच स्थित था। इसकी राजधानी पोतन या पोटली थी, जिसे महाभारत में पौधन्य के रूप में वर्णित किया गया है। अवंती, तीसरा महाजनपद अवंती था। इसे मालवा के नाम से भी जाना जाता था और इसे वेत्रवती नदी द्वारा उत्तर एवं दक्षिण दो भागों में बांटा गया था। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। चौथा महाजनपद चेदी था। यह वर्तमान बुंदेलखंड क्षेत्र में कुरु और वत्स साम्राज्य के बीच यमुना नदी के किनारे स्थित था। इसकी राजधानी शक्तिमती या सोत्थिवती थी। पांचवा महाजनपद गांधार था। यह वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पश्चिमी भाग में स्थित था। इसकी राजधानी तक्षशिला रावलपिंडी पाकिस्तान के नज़दीक और पुष्कलावती राजपुर या हाटक थी। छठा महाजनपद काशी था। यह वर्तमान उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित था। इसकी राजधानी वाराणसी थी। सातवां महाजनपद कंपोज था। यह पाकिस्तान के हजारा जिले में स्थित था। इसकी राजधानी राजपुर या हाटक थी। आठवां महाजनपद कोफल था। यह वर्तमान उत्तर प्रदेश के फैजाबाद यानी कि अयोध्या, गोंडा और बहराइच जिले में स्थित था। उत्तरी कोफल की राजधानी श्रावस्ती या फहेत महत और दक्षिणी कोफल की राजधानी साकेत या अयोध्या थी। नौवां महाजनपद कुरु था। यह वर्तमान हरियाणा और दिल्ली क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ आधुनिक दिल्ली थी। 10वां महाजनपद मगध था। यह साम्राज्य मोटे तौर पर आधुनिक दक्षिण बिहार के पटना और गया जिलों में एवं पूर्व में बंगाल के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। इसकी राजधानी गिरिव्रज, राजगृह या राजगीर, पाटलिपुत्र और वैशाली थी। 11वां महाजनपद मल्ल था। यह उत्तर प्रदेश के देवरिया, बस्ती, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर जिले में स्थित था। इसकी राजधानी कुशीनगर या पावा थी। 12वां महाजनपद मत्स्य था। यह वर्तमान राजस्थान के अलवर, भरतपुर और जयपुर के क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। 13वां महाजनपद पांचाल था। यह वर्तमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रुहेलखंड क्षेत्र में स्थित था। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। 14वां महाजनपद सूरसेन था। यह वर्तमान व्रजमंडल के क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी। 15वां महाजनपद वज्जी था। यह वर्तमान बिहार के मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले में स्थित था।
इसकी राजधानी विदेह मिथिला थी, विदेह मिथिला और वैशाली थी। 16वां महाजनपद वत्स था। यह वर्तमान उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर जिले में स्थित था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। आइए हर्यक वंश के बारे में जानते हैं दोस्तों। हर्यक राजवंश यह 544 से 492 ईस्वी पूर्व तक था। इसके शासक, योगदान और उपलब्धियां जानते हैं। इसके शासक, पहला शासक बिंबिसार था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। उसने मगध साम्राज्य के विस्तार के क्रम में अंग को हड़प्पा और कौशल एवं वैशाली महाजनपदों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। बिंबिसार बुद्ध का समकालीन था। इसकी राजधानी राजगिरी अग्रिव्रज थी और इसका दूसरा शासक अजातशत्रु था हर्यक वंश का। यह अपने पिता की हत्या करके सिंहासन पर बैठा था। अजातशत्रु ने राजगृह में एक किले का निर्माण करवाया। साथ ही गंगा नदी के किनारे दुश्मनों की निगरानी रखने के लिए जलदुर्ग नामक किला निर्माण करवाया। इसका तीसरा शासक था हर्यक वंश का उदयन और इसने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। अगला राजवंश है शिशुनाग राजवंश। यह 412 ईस्वी पूर्व से 344 ईस्वी पूर्व था। इस राजवंश का संस्थापक शिशुनाग था, जो हर्यक वंश के शासक नागदफक का मंत्री था। दोस्तों, नागदफक एक बहुत ही महत्वहीन शासक था, जिस जनता ने जिसको गद्दी से उतार के शिशुनाग को गद्दी पर बैठाया और शिशुनाग ने हर्यक वंश की स्थापना की। इस राजवंश की सबसे बड़ी उपलब्धि अवंती का विनाश था। शिशुनाग वंश के शासक कालाफोक या काकवर्ण भी कहते हैं उसको, के शासन काल में 383 ईस्वी पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन वैशाली में किया गया था। अगला वंश है दोस्तों नंद वंश। यह 344 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व था। शिशुनाग वंश को समाप्त कर कालाफोक को मारकर इस राजवंश की स्थापना महापद्म नंद ने की। महापद्म नंद को सर्वछत्रांतक अर्थात सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला और उग्रसेन अर्थात विशाल सेना का मालिक कहा जाता है। महापद्म नंद को भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य निर्माता के रूप में वर्णित किया गया था। पुराणों में महापद्म नंद को एक राट कहा गया, जिसका अर्थ है एकमात्र सम्राट है। घनानंद के शासनकाल के दौरान 326 ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर ने आक्रमण किया था। अगला राजवंश है दोस्तों मौर्य राजवंश। यह 322 से 200 ईसा पूर्व तक था। एक तरफ इसके शासक हैं, दूसरी तरफ योगदान और उपलब्धियां हैं। इसके पहले शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसने यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की मदद से 322 ईसा पूर्व में अंतिम नंद शासक धनानंद को गद्दी से हटाकर पाटलिपुत्र पर कब्जा किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 306 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। यह उसी का सेनापति था सिकंदर का, जो कि बाद में आया था युद्ध लड़ने के लिए। और इसके दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज आया। कहते हैं दोस्तों सेल्यूकस निकेटर को जब इसने हराया चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो उसकी लड़की से शादी कर ली और उसकी लड़की की ही देख करने के लिए ही मेगास्थनीज को यहाँ भेजा गया था। इसका अगला शासक है बिंदुसार। मौर्य वंश का अगला शासक बिंदुसार है। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोचेडस नाम दिया, जो संस्कृत शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ है दुश्मनों का हत्यारा और इसको अमित्र घात भी कहते हैं। इसने यानी कि बिंदुसार ने आजीविकों को संरक्षण दिया और यह आजीवक संप्रदाय को मानता भी था। अगला मौर्य शासक है अशोक। अपने प्रशासनिक कार्यों और धर्म के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं अशोक। अपने साम्राज्य में शांति और अधिकार बनाए रखने के लिए उसने एक बड़ी शक्तिशाली सेना का गठन किया। अशोक ने एशिया और यूरोप के कई राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया था और बौद्ध मठों का निर्माण करवाया था। महेंद्र तिवरा या तिवला केवल एक शिलालेख में उल्लेख किया गया है इस बात का। कुलाल तालुक अशोक के प्रमुख पुत्र थे, जबकि संघमित्रा और चारुमती नामक अशोक की 2 पुत्रियां थीं। अगला शासन है दोस्तों इंडो ग्रीक राजवंश।
इंडो ग्रीक फाफकों में सबसे प्रसिद्ध फाफक मिनांडर था। 165 इसका शासन काल 165 ईस्वी पूर्व से 145 ईस्वी पूर्व था, जिसे मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है। मिनांडर को मिलिंद के नाम से भी जानते हैं। पाली ग्रंथ मिलिंद पन्हों के अनुसार मिलिंद ने नागफेन की सलाह पर बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के ग्रीक शासकों ने जारी किया था। ग्रीक शासकों ने भारत में यूनानी कला की शुरुआत की थी। अगला है दोस्तों शक राजवंश। शक राजवंश के शासक रुद्रदामन प्रथम, जिनका कार्यकाल 130 से 150 ईस्वी था। इन्होंने काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। शक शासकों ने सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख जारी किए। ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, ये शक राजवंश का है। कुफाड़ अगला है दोस्तों कुफाड़ राजवंश। इन्हें एची या तोचारियन भी कहा जाता है। ये लोग स्टेपी घास के मैदानों में रहने वाले खानाबदोश लोग थे। कुफाड़ राजवंश का सबसे महान राजा कनिष्क था, जिसने 78 ईस्वी पूर्व में शक हुकूमत की शुरुआत की थी। 78 ईस्वी पूर्व नहीं, 78 ईस्वी में शक हुकूमत की शुरुआत की थी। कनिष्क के दरबार में पार्फ, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक जो कि एक चिकित्सक थे, और माथर जैसे विद्वानों को संरक्षण प्राप्त था। अगला राजवंश है दोस्तों शुंग राजवंश। शुंग राजवंश की स्थापना मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त के ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त को मारकर की थी। महाभाष्य के लेखक पतंजलि का जन्म मध्य भारत में गोनार्दा नामक स्थान पर हुआ था। कहते हैं कि पुष्यमित्र ने 2 यज्ञों को करवाया था और इन यज्ञों के पुरोहित पतंजलि थे। भरहुत स्तूप शुंगकालीन सबसे प्रसिद्ध स्तूप स्मारक है। शुंगकालीन कला भज, जिसको पुणे का बिहार, चैत्य और स्तूप, अमरावती का स्तूप और नासिक का चैत्य पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया, ऐसा कहा जाता है। कण्व राजवंश अगला राजवंश है कण्व राजवंश। इस राजवंश की स्थापना शुंग राजवंश के मंत्री वासुदेव ने शुंग राजवंश के अंतिम शासक देवभूत की हत्या करके की थी। अगला राजवंश है सातवाहन राजवंश। इस राजवंश की स्थापना सिमुक ने 60 से 35 ईसा पूर्व में कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके की थी। सातवाहन राजवंश के शासनकाल में उत्तर पश्चिमी दक्कन या महाराष्ट्र में चट्टानों को काटकर कई चैत्यों, पूजा घर और विहारों यानी कि मठों का निर्माण किया, जिनमें नासिक, कन्हेरी और काल के चैत्य और विहार प्रसिद्ध हैं। अगला राजवंश है पांड्य राजवंश। पांड्य राजवंश की स्थापना नेडियोन ने की थी। इस राजवंश का वर्णन सर्वप्रथम मेगास्थनीज ने किया था। पांड्य राजवंश के शासनकाल में रोम से व्यापार होता था। पांड्य शासकों ने अगस्तस के दरबार में अपने राजदूत भेजे थे। अगला राजवंश है चोल राजवंश। चोल राजवंश की स्थापना विजयालय ने की। इसे चोल मंडलम भी कहा जाता है, जो पांड्य साम्राज्य के उत्तर पूर्व में पेन्नार और वेल्लार नदी के बीच स्थित था। इसकी राजधानी कावेरी पट्टनम या पुहार थी। अगला राजवंश है चेर राजवंश। चेर राजवंश की स्थापना उथियन चेरल अथान ने की थी। उथियन चेरल अथान। इस राजवंश की राजधानी वंजी थी। चेर की राजधानी वंजी या वज्जी थी, जिसे अब केरल कहा जाता है। चेर राजवंश के शासन काल में रोम से व्यापार होता था। अगला है संगम युग। संगम युग की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की। यह युग मौर्योत्तर काल एवं पूर्व गुप्त काल के समकालीन था। संगम तमिल कवियों की एक कॉलेज या शाही संरक्षण के तहत आयोजित होने वाली एक सभा थी। तिरुवल्लुर ने कुरल नामक ग्रंथ लिखा था, जिसे पंचम वेद या 5वां वेद या तमिल भूमि की बाइबल कहा जाता है। 5वां वेद यानी कि अगर 5वें वेद का नाम ले तो तिरुवल्लुर के कुरल नामक ग्रंथ को कहा जाता है, और हमारे उत्तर भारत में महाभारत को 5वां वेद कहा जाता है।
तीनों संगमों के आयोजन स्थल को देख लेते हैं। पहला संगम मदुरै में हुआ था, जिसकी स्थापना अध्यक्षता अगस्त ने की थी। दूसरा संगम कपाटपुरम में हुआ था, इसकी अध्यक्षता तोल्काप्पियर ने की थी। तीसरा संगम मदुरै में हुआ था, इसकी अध्यक्षता नक्कीरर ने की थी। गुप्त राजवंश के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। इसके शासक हैं, योगदान और उपलब्धियां हैं। पहले गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम थे। इनका शासनकाल 319 से 334 ईस्वी था। पहले गुप्त शासक जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इसने मगध, प्रयाग और साकेत पर गुप्तों का आधिपत्य स्थापित किया। इसने यानी चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की थी। दूसरा गुप्त शासक है समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त ने 335 ईस्वी, इनका शासनकाल 335 ईस्वी से 380 ईस्वी था। इसे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर के निर्माण हेतु आज्ञा के लिए एक धर्म प्रचारक को समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। इलाहाबाद के स्तंभ लेख से हमें समुद्रगुप्त के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। इसने समुद्रगुप्त ने कविराज और विक्रम की उपाधि धारण की थी, और जो मेघवर्मन ने इन्होंने बौद्ध विहार के लिए आज्ञा मांगा था, इन्होंने देने से मना कर दिया था। तीसरा गुप्त शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय। इनका कार्यकाल 380 से 414 ईस्वी पूर्व था। मेहरौली में कुतुब मीनार के नज़दीक स्थित लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, और इसका दरबार नवरत्नों से सुसज्जित था, जिसके प्रमुख कालिदास और अमर सिंह थे। इसके शासनकाल में चीनी यात्री फाह्यान 399 से 414 ईस्वी में भारत आया। यानी कि फाह्यान पूछेंगे दोस्तों, चीनी यात्री फाह्यान किसके कार्यकाल में आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में आया। किस समय में आया? तो 399 से 414 ईस्वी में आया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिम भारत के शक क्षत्रपों पर विजय के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला गुप्त शासक है कुमारगुप्त। इसका कार्यकाल 415 से 455 ईस्वी था। यह भगवान बुद्ध कार्तिकेय का भक्त था, ऐसा माना जाता है। कुमारगुप्त ने नालंदा महाविहार की स्थापना की थी और उसे एक बृहद शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया था, और नालंदा को ही विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय माना जाता है। अगला गुप्त शासक है स्कंदगुप्त। इसका कार्यकाल 455 से 467 ईस्वी था, और स्कंदगुप्त के शासनकाल में हूणों का आक्रमण हुआ। तो इसमें पूछते हैं कौन से हूणों का आक्रमण हुआ? तो सफ़ेद हूणों का आक्रमण हुआ। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। अगला राजवंश है पुष्यभूत या वर्धन राजवंश। पुष्यभूत या वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूत ने की थी। इस राजवंश का सबसे महान शासक हर्षवर्धन था, जिसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। हर्षवर्धन के शासनकाल में वैनफांग भारत आया। हर्षवर्धन में नालंदा में एक विशाल मठ की स्थापना की गई। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट और प्रियदर्शिका रत्नावली और नागानंद नामक पुस्तकों की रचना की। यानी कि जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट, इन्होंने रत्नावली की रचना की, और प्रियदर्शिका ने नागानंद की रचना की। राष्ट्रकूट अगला राजवंश है राष्ट्रकूट राजवंश। इस राजवंश की स्थापना दंडी दुर्ग ने की थी। एक वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। एक वंश के शासक यानी राष्ट्रकूट वंश के शासक अमोघवर्ष ने पहले कन्नड़ कविता कविराज मार्ग लिखी थी। कहते हैं अमोघवर्ष ने एक नदी में समाधि लेकर अपना सुसाइड कर लिया था, मतलब अपनी समाधि ले ली थी। उस नदी का नाम नहीं ध्यान आ रहा है अभी। एलिफेंटा के गुहा मंदिरों शिव को समर्पित के निर्माण का श्रेय राष्ट्रकूटों को जाता है। अगला राजवंश है गंग राजवंश। गंग राजवंश की स्थापना कोंगू निवर्मन या माधव प्रथम ने की थी। इस वंश के अंतिम शासक नरसिंह देव ने कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। इस वंश के शासक यानी गंग वंश के शासक
अनंत वर्मन ने पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। इस वंश के शासक केसरी ने भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला वंश है पल्लव वंश। पल्लव राजवंश के संस्थापक सिंह विष्णु था। इस राजवंश का सबसे महान शासक नरसिंह वर्मन था, जिसने मामल्लपुरम, जिसको वर्तमान में महाबलीपुरम कहते हैं, नामक शहर की स्थापना की थी एवं चट्टानों को काटकर रथों एवं मंदिरों का निर्माण करवाया था। और कहते हैं जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसका निर्माण भी नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही करवाया था। दोस्तों, आज का डिस्कशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो जो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो क्वालिटी के साथ समझौता हो जाएगा। तो चलिए, अगर इसी तरीके की वीडियो को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलते हैं दोस्तों इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।